सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं बात होगी। लाहौर में सियासत हो रही है, कचरा नहीं उठ रहा, लोग परेशान हैं, हुकूमत अपोजिशन की जुमलेबाजी जारी है। कचरा उठेगा, कॉन्ट्रैक्ट का मसला है, हल होगा नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, यहाँ 12.5 साल से कचरा पड़ा है। सारी सियासी जमातों ने कैंपेन चलाई, पीटीआई ने चलाई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने चलाई, पीपल्स पार्टी ने चलाई, सिंध हुकूमत ने चलाई, लेकिन कराची का कचरा नहीं उठ सका। कराची के और भी बहुत सारे मसाइल हैं। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, मईशत के सिस्टम को ठीक करने के लिए कराची बेहतरीन रोल प्ले करता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, कराची वाले सबसे ज्यादा कुर्बानी देते हैं, लेकिन यहां कचरा नहीं उठता। आज कराची के अंदर धरना है जमात इस्लामी का, बहुत भरपूर एक कैंपेन कराची वालों के लिए जमात इस्लामी इस वक्त चला रही है। और पीएसपी वो भी एक पूरी कैंपेन चला रही है। कल एक बहुत बड़ा धरना, एक मुजाहरा, एक रैली करने जा रही है पीएसपी कि कराची वाले टोटल हैं कितने, कराची वालों को हक कौन देगा। कराची इतना टैक्स देता है, कराची वालों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, कराची वालों के लिए उनके हक पर डाका डाला जा रहा है, जाली डोमिसाइल बना के नौकरियां दी जा रही हैं, बिक रही हैं, कचरा नहीं उठ रहा, पानी नहीं मिल रहा, सड़कें नहीं बन रही। और अब कुछ दिनों पहले तो आपने देख ही लिया था हाल, जब बारिश हुई थी तो पूरा शहर जिस तरह डूबा हुआ था, कोई पूछने वाला नहीं था। दूसरी तरफ है पीटीआई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो 1100 अरब रुपए का एक पैकेज लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए हैं कि किसी तरह से इसको आगे लें। वो K4 का मंसूबा वफाक ले गया है, वापडा अब उसे बनाएगा, सिंध हुकूमत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बसें कब चलेंगी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले वजीर, वफाकी वजीर अमीनुल हक साहब ने ऐलान कर दिया कि इस साल जून में बसें चलेंगी। होने क्या वाला है, कराची वाले कितने हैं, नौकरियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी, बड़ा गंभीर किस्म का मामला है। और जितना इग्नोर कराची को किया गया है, शायद किसी और शहर को नहीं किया गया। मेरे साथ बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के इस वक्त मौजूद हैं। जमात इस्लामी के कराची के अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, मेरे पास स्काइप पर मौजूद हैं। जलसा गाह से मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो तशरीफ लाएं और बताएं जो भरपूर कैंपेन एक चला रहे हैं वो। और कल एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है। शब्बीर कायम खानी साहब साबिक सूबाई वजीर हैं, पीएसपी के वाइस चेयरमैन हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन इन दोनों से गुफ्तगू करने से पहले मैं एक सूरत हाल कराची की दिखाता हूं कि ये दो पार्टियां किस तरह कराची के लोगों के लिए उतरी हुई हैं ग्राउंड पर। क्या ये आवाज कोई सुनेगा? ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है, इस रिपोर्ट में देखें जरा। कराची वाले बहुत परेशान हैं। हम सियासी जमातों के मुसलसल एहतजाज अब देख रहे हैं, एक से बढ़कर एक, और पूरे एजेंडे के साथ चीजें सामने आ रही हैं, कुछ सुनता नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। मुझे मालूम है कि आप उस धरने से आए हैं शरीक होने के लिए इस प्रोग्राम में। मैं चाहूंगा कि जो आप एक पूरा एक प्लान लेकर चल रहे हैं, ये प्लान किस मरहले पे पहुंच गया है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि जैसे पीएसपी भी कल एक बहुत इंपॉर्टेंट रैली निकाल रही है और सियासी जमातें भी इस तरह के मुजाहरे करती रही हैं, तो क्या कहीं हम आंगी टाइप का एनवायरनमेंट भी है कि वो आपके पास आएं और आप उनके पास जाएं? ऐसा भी कराची के लिए कुछ सियासी जमातें आपस में लीडरान जो है वो कोई बात गुफ्तगू कर रही हैं? बहुत शुक्रिया फैसल भाई। बात यह है कि जमात इस्लामी बहुत तवील अरसे से कराची के उन सारे मसलों के ऊपर आवाज़ उठा रही है कि जिस पर आवाज़ें अब लोगों की बंद कर दी गई थी। आपको याद होगा कि आज से कई बरस पहले के इलेक्ट्रिक के हवाले से हमने बहुत मौक़िफ़ अपना वाज़े तौर पर पेश किया, उस पर एहतजाज किया, धरने दिए और गोलियां तक हमारे ऊपर चलाई गईं, गिरफ्तारियां भी हुई और हमने इस तहरीक को जारी रखा। अनफॉर्चुनेटली के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कराची की कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्या पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करती थी, इसलिए कि सबके वेस्टेड इंटरेस्ट थे उसके साथ और अभी भी हैं। जमात इस्लामी ने इस काम को लेकर आगे चली और बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिला। बहुत सी चीज़ें उस वक्त नहीं हो सकें जो कि अब पीटीआई की गवर्नमेंट बार बार पैसे बढ़ाकर कर रही है। ज़ाहिर है उसके साथ साथ फिर हमने कराची के दीगर इशूज़ को भी पिक किया। नादरा का मसला बहुत संगीन मसला था। हमारे जो पख्तून, बंगाली और बिहारी अफराद हैं, उनके शनाख्ती कार्ड मार्जिनलाइज करके उनको रोके जाते थे। हमने तासुब का मुजाहरा नहीं किया, सबको इकट्ठा किया और आज अल्लाह का शुक्र है कि यह मसला बड़ी हद तक रिजॉल्व हो गया। कल भी मैं डीजी नादरा से मिला था और अगर दोबारा से कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं तो उसको भी रिजॉल्व करने की हमने बात की और वो इंशाल्लाह हो जाएंगी। कुछ कानून साजी है जो असम्बली में बैठे हुए लोगों को करनी है, वो उस पर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ी हुई हैं। तीसरी बात, फिर बहरिया टाउन के हवाले से जमात इस्लामी ने अपनी आवाज़ को मौक़िफ़ को उठाया और अल्लाह का शुक्र है लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हुआ, कोई उस पर बात नहीं कर रहा था। फिर हमने देखा कि कराची के कोर इशूज़ हैं क्या। पता चला कि हमारी आबादी आधी खाली जाती है,
पता है चला कि कोटा सिस्टम एक मरतबा फिर MQM और PTI की मुश्तरका हुकूमत ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नाफिज कर दिया है। पहले तो 10-10 साल और 20 साल के लिए होता था, उसमें भी MQM शरीक थी, अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर दिया है। पता चला मुलाजिमतें नहीं मिल रही, 6000 जूनियर स्कूल टीचर की मुलाजिमतों में कराची के लिए सिर्फ 343। अभी जो है वहाँ जो पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी है ख़वातीन की नवाबशाह में, उसके लिए जो इश्तिहार जारी हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि पूरे सिंध से आप अप्लाई कर सकते हैं सिवाय कराची के। कराची को मार्जिनलाइज पीपल्स पार्टी कर रही है। मसला ये कि ये सब पार्टियां जिससे आप कहते हैं, या उन पार्टियों के जो ऑफशूट्स हैं, आप अगर उनसे कहते हैं कि उनसे मिलकर ताउन की राह, ताउन तो हर एक से होना चाहिए मुश्तरका इशूज़ पर, लेकिन जिसके सबब बीमार हुए हैं उनके साथ ताउन करने से तो हमारी अपनी तहरीक जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी। ये वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इसको लेकर चल रहे हैं और आवाम के साथ रब्ता कर रहे हैं। मैं शामिल रेफरेंडम किया, एक मिनट में आपकी तरफ वापस आता हूँ। शब्बीर कायम खानी साहब, आपकी जमात के जो लीडर हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल, वो लोग बहुत मोहब्बत से याद करते हैं, उन्होंने कराची बनाया, उनके दौर में 18 घंटे मुस्तफ़ा कमाल को ग्राउंड पे देखा गया, दुनिया के टॉप मेयर्स के अंदर वो शुमार हो गए, उन्होंने पार्टी बनाई। लोगों को ये उम्मीदें थी कि PSP उसी तरह से डिलीवर करेगी, उसी तरह से ग्राउंड पर होगी, उसी तरह से मसले हल करेगी, उस तरह से आएगी सामने। कोशिश तो आपकी जानिब से है, आपने पॉइंट बहुत बड़ा उठाया कि कराची वाले टोटल हैं कितने, मुस्तफ़ा कमाल इसके पीछे लगे हुए हैं, आप इसके पीछे लगे हुए हैं। आपको नजर आता है इन मुजाहिरों से, इन जलसों से, रैलियों से, एहतजाज से कोई सुनेगा, पता चल जाएगा पाकिस्तानियों को कराची वाले कितने हैं? ये कल वाला जो आपका इतना बड़ा मार्का है, क्या टारगेट है इसका? शब्बीर कायम खानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी फैसल अजीज साहब, आपने प्रोग्राम के शुरू में जो कराची के इश्यूज हैं, जो कराची के आवाम जिन मसाइल का शिकार है, वो अपने पूरी डिटेल में आपने उसको बयान किया है जी। तो उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा इसलिए कि नईमुर रहमान साहब ने उसको डिटेल में बात कर दी है। लेकिन अब आपने एक बात की कि कराची सबसे बड़े जो मसला है कराची का, वो है गिनती का, सेंसस जी, के मर्दमशुमारी में कराची के लोगों को कम गिना गया। अब रासवाल आपने कहा कोई सुनेगा, फैसल अजीज साहब सुनने का वक्त नहीं, अब सुनाने का वक्त आ गया है मेरे ख्याल। क्योंकि अगर सुनने का वक्त होता तो बहुत अरसे से, हम काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया टॉक के जरिए, अखबारी बयानत के जरिए ये आवाज़ हम बुलंद करते रहे, कराची की आवाम के तमाम मसाइल का हम जिक्र करते रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कोई शायद सुनने को तैयार नहीं है। अब शायद वक्त आ गया सुनाने का। अब हम सुनाएंगे कैसे? उस पर हम कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कि हम किसी को कानून हाथ में लें। हमारे एक जमहूरी का आईनी हक है कि हम आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे। और इस सेंसस के हवाले से सईद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पूरे कराची के शहरियों को से अपील की कि खुदारा, क्योंकि कराची में मैं समझता हूं कि पूरे मुल्क से लोग आकर आबाद हुए हैं और हो रहे हैं तेजी के साथ, इसलिए कि कराची इस मुल्क का एक मुआशी हब है। यहाँ पे लोग रोजगार के सिलसिले में, ख्वाह वो कश्मीर हो, ख्वाह वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, यानी कि KPK हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, सब जगह से लोग इधर आते हैं कराची में रोजी रोटी कमाने के लिए। और सबका राइट है, क्योंकि कराची पाकिस्तान का एक मिनी पाकिस्तान, पाकिस्तान का कराची एक मौशी हब है और एक मिनी पाकिस्तान है। जब कराची मिनी पाकिस्तान है तो फिर कराची के मसाइल जो हैं उसको कौन सुनेगा? लोग कराची से लोग कमाने तो आते हैं। अब लोग कराची में, आपके पास प्लान क्या है इस रैली में, इस जलसे में? आपके प्लान क्या है? ये आप सुनाएंगे किसको? अब सुनाने का टाइम आ गया, सुनाएंगे किसको? सुनाएंगे? कोई सुन नहीं रहा। देखो क्यों नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनते हैं, हाँ सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सुनेंगे। हमने कल कराची, पूरी कराची के आवाम से अपील की है, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी कौमियत से, किसी मजहब से हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो लोग रैली में शामिल होकर अपने आप को गिनवाएं, लोग बनवाएं। देखो फैसल अजीज साहब, ये एक आपको पता है कि जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर बात आप हमारी ना माने ना, आप ये बात माने कि खुद 2013 के क्या रिपोर्ट दी गई थी कि कराची में खुद नादरा की रिपोर्ट है कि कराची में 2.25 करोड़ 14 लाख तो कराची के मतलब यानी शनाख्ती कार्ड जारी हुए हैं यहाँ से। यार अब ये कितनी बड़ी ज्यादती कि 2 करोड़ 14 लाख यहाँ पर शनाख्ती कार्ड जारी हुए हैं और आप 1 करोड़ 60 लाख गिन रहे हैं। आप देख रहे जाके मोटर रजिस्ट्रेशन में, आप देख रहे हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के रोजाना की बुनियाद पे कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड हो रही हैं इस कराची से। तो जब कराची में जब ये मसाइल नहीं होंगे, सबसे बड़ा मसला तो ये आबादी का है। जब आज तक हम ये तय नहीं कर सके कि कराची की टोटल आबादी है कितनी, तो फिर कराची के लोगों के हम मसाइल कैसे हल करेंगे? चलें, आपने आपकी कोशिश, जाहिर है कराची के लोग आपके साथ हैं, हर कराची में रहने वाला बंदा ये चाहता है। अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कराची के लोगों को कम गिना गया है।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी कह रही है, जमात इस्लामी भी कह रही है, पीएसबी भी कह रही है, सारी जमातें कह रही हैं। हाफिज साहब, अगर हम सिर्फ कराची वाले कितने हैं इस मौजू को डिस्कस करें और इसके हल की तरफ जाएं, तो आपके पास सोल्यूशन क्या है? नहीं, सोल्यूशन बहुत वाज़ेह है। देखें, एक तो मैं बताऊं कि मरदमशुमारी का मसला क्या है। ये आज से नहीं है, ये जब शुरू से मरदमशुमारी का सिलसिला चला, चले मैं 81 से लेता हूं। सन 81 की मरदमशुमारी में कराची की आबादी शो की गई 55 लाख, जबकि उस वक्त यूएनओ ने उस वक्त रिपोर्ट दी अपनी तमाम तर चीज़ों के साथ मिलकर कि यह आबादी 98 लाख है। और ये मरदमशुमारी भी 1987 में नोटिफाई हुई थी। और आप जानते हैं, जो जिनसे ताउन की आप बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से हुकूमत में मौजूद थे उस वक्त, और वो पूरे कराची के ऊपर उनका तकरीबन होल्ड हो गया था। बल्दिया भी उनके पास चली गई थी और अफगानी साहब की बल्दिया को ख़त्म कर दिया गया था ज़िया-उल हक़ की हुकूमत में। गौस अली शाह साहब ने, चूँकि वो मोटर व्हीकल टैक्स का मुतालबा कर रहे थे, और गिरफ्तार कर लिया था अब्दुल सत्तार अफगानी को, और उसके बाद ज़ाहिर है कि MQM आ गई थी। उस वक्त जो है वो आधी आबादी गिनी गई। फिर 1998 में जो मरदमशुमारी हुई उसमें कराची की आबादी को तकरीबन ये 98 लाख 99 लाख गिना गया। उस वक्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी वो 1.25 करोड़ 2 करोड़ से कम नहीं थी। फिर 2017 में जब ये मरदमशुमारी हुई तो इसमें इसको 1 करोड़ 49 लाख गिना गया, जबकि उस वक्त जितनी रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे वो मास्टर प्लान हो 77 का, चाहे वो जो है वो मेहताब करीम की रिपोर्ट हो, चाहे डॉक्टर आरिफ हसन की रिपोर्ट हो, उसके मुताबिक अगर हम अभी देखें तो हम 3 करोड़ से जायद बनते हैं। उस वक्त भी हम जो है वो 2.5 करोड़ के करीब, 3 करोड़ के करीब थे। ये क्यों होता है? इसके नतीजे में हमारी नुमाइंदगी पे फ़र्क पड़ता है। ये जो मसला है ना कि ये पीपल्स पार्टी भी बहुत शोर मचाती है, कहती है सिंध की आबादी कम है, लेकिन जब उससे कहो कि सिंध में कराची की आबादी कम शो हुई है तो नाम भी कराची का नहीं लेते, इसलिए कि इस पर तो वो कराची की बात करते हैं कि कराची जो है वो सिंध धरती है और इसमें जो अलहदा से इसका नाम न लिया जाए। लेकिन अब तो बात कर रहे हैं कराची की, उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि कराची की आबादी कम है। नहीं, अब कर रहे हैं, अब शुरू हो गए, अब कर रहे हैं जी। नहीं, वो कराची तो वो कराची पे तो ज़्यादा हल्का ही से ही बोलते हैं। असल में उनको मालूम है कराची की गिनती पूरी हो गई तो सिंध असम्बली में तवाजुन पैदा हो जाएगा शहरी और देही का, और जो देहात में जो वडेरों और जागीरदार मकामी लोगों का इस्तेसाल करके जाली जमहूरियत के जरिए बराजमान है और हमारी तकदीर के फैसले करते हैं, वो खत्म हो जाएगा सिलसिला। तो मेरा सवाल ये था हाफिज साहब, आपके पास प्लान क्या है इसमें? शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है इस चीज का? प्लान जी, मैं ये कहता हूं कि अगर आज ये तय हो जाए, 3 साल पहले तय हुआ था, 2.5 साल पहले के 5% ब्लॉक खोले जाएंगे, नहीं किया पीटीआई यानी नून लीग की हुकूमत ने भी नहीं किया और अब पीटीआई की हुकूमत भी नहीं कर रही, MQM उनकी इत्तेहादी है। पीपल्स पार्टी भी उस वक्त शोर मचाती है जब इससे बल्दियाती इंतखाब डिले करना होता है। ये मैं आपको बता दूं, बल्दियाती इंतखाब डिले करने में पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इश्तराक है, इत्तेहाद है, और वो चाहते हैं कि अब जो है वो किसी तरह इसको आगे बढ़ाएं। हम ये कहते हैं कि आप 1 हफ्ते में ये मरदमशुमारी कराची में कर सकते हैं। अच्छा, 1 हफ्ते में चलें, 1 महीने में कर लें, आप 1.5 महीना ले लें, इतना बड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। और आपके पास यहाँ अमला मौजूद है, फौज मौजूद है, रेंजर्स के जवान यहाँ पर रहते हैं, आपके कितनी सारी जगहों पर मौजूद हैं, टीचर्स हैं, अमला मौजूद है, आप क्यों नहीं कर सकते? और मरदमशुमारी का मतलब है हेड काउंट, कोई भी हो, आपको पसंद हो ना पसंद हो, जो रहता है, जो उसको काउंट करता है, जो पार्टिसिपेट करता है, वो गिना जाएगा। आप समझते हैं कि 1 महीने में हो सकता है? शब्बीर कायम खानी साहब, पैसे दे दीजिए। शब्बीर कायम खानी साहब, जिस तरह हाफिज साहब फरमा रहे हैं 1 हफ्ते में 1 महीने में हो सकता है, सरकारी इदारे कर ले, फौजी कर ले, तो आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, मैं इनकी बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं। असल बात है नेक नीति के साथ अगर काम किया जाए तो 1 महीना तो बहुत बड़ी बात है। एक सिस्टम है पूरा, यहाँ पे नादरा का सिस्टम है, वहाँ पे तमाम रजिस्टर्ड होते हैं, आप जो भी पैदाइश होती है उनकी रजिस्ट्रेशन वहाँ पर है। अगर किसी ने नहीं भी की तो फिर ये अमला जो आप बता रहे हैं कि फौज हमारे पास है, वो कर सकते हैं। वेलकम बैक। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, वज़ीर आला सिंध असद उमर साहब, अमीनुल हक साहब तफसील से बता रहे थे कराची में कर क्या रहे हैं। उस पर ही बीच में एक सवाल आ गया कि कराची वाले कितने हैं। मामला यहीं पे था, यही गुफ्तगू हम कर रहे थे। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, सवाल भी हो रहे हैं लेकिन जवाब उस तरह से नहीं मिलते और जवाब फिर चले जाते हैं सिंध और सूबे और शहरों के अंदर भी। लेकिन ये जो तफरीक है जो बहुत वाज़ेह है कि कराची चूंकि 90% सिंध को रेवेन्यू दे रहा है, 70% वफाक को रेवेन्यू दे रहा है, अगर आप इस मॉडल को ठीक नहीं करेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन पूरे मुल्क पर नहीं होगा उस तरह से। और ये बहुत ही मजबूत एक ग्राउंड है जिसकी वजह से कराची के मसले हल नहीं होते। मैं जो ब्रेक से पहले बात कर रहा था,
सिंध हुकूमत भी, पीटीआई की हुकूमत, वफाकी हुकूमत भी, मुत्तहिदा कौम, सब लोग इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन ये सॉल्व क्यों नहीं होता मामला? ये अब दोबारा से आप इतनी बड़ी कैंपेन चला रहे हैं, सबको मालूम है ये चीज़, सॉल्व क्यों नहीं होता? कराची में कितने लोग रहते हैं? मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं फैसल, कराची से डरती हैं सारी पार्टियां, इसलिए कि जब कराची बोलता था ना तो पूरा मुल्क बोलता था। जब कराची यहाँ से तहरीक चलाता था ना पूरे मुल्क की तहरीक बनती थी। कराची तो अपना मुआशी रोल तो अभी भी अदा कर रहा है। आपने इसको तोड़ दिया, फोड़ दिया, कचरे का ढेर बना दिया, टूटे फूटे सड़कें हो गई, मुलाजमतों में नौजवानों को हिस्सा नहीं मिल रहा। इसके बावजूद भी 41% इनकम टैक्स कराची ने दिया है, 59% पूरे मुल्क ने दिया है। उसके बावजूद 67% रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, बाकी पूरे मुल्क से होता है। 90-95% पूरे सूबे की मईशत कराची चलाता है। कराची अपना ये रोल इससे ज्यादा अदा कर सकता है मुल्क के लिए, लेकिन कराची के लोगों को भी इंसान तो समझो। आप मुझे बताएं, ये जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों तीनों चारों हजरात कर रहे थे, MQM भी थी इसमें शामिल और पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत और वफाकी वजीर साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी थी, 4.5 महीने हो गए हैं बारिशों को रुके हुए। 28 अगस्त को लास्ट स्पेल आया था। ये तो मामूल होता है कि बारिशें जब ज्यादा होती हैं, सड़कें टूटती हैं तो पैचवर्क हो जाता है। आए आज हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में धरना कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सिचुएशन तो देखें आप, उनकी मेन सड़कों की सूरत हाल देखें, तबाह जो अंदर की सड़कें उनकी हालत देखें, गटर का पानी है। मैं रहता हूं वहां पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, ये MQM का डोमिनेटेड एरिया है। ये जो है यहां पर जो है वो MNA MPA PTI के हैं और यहां पर 100% जो है वो इन लोगों का इन्फ्लुएंस है और इनके पास 51 में से 50 यूनियन काउंसिलें थी जिनको हर महीने 5-5 लाख रुपए भी मिलते थे और कचरा उठाने की जिम्मेदारी भी DMC की थी। पीपल्स पार्टी तो कराची को ओन ही नहीं करती, पीपल्स पार्टी तो कराची को से बुग़्ज़ रखती है, मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं। और लेकिन इन लोगों का हाल क्या है कि जिन्होंने कराची में 14 कौमी असम्बली की सीटें जीती, 4-4.5 महीने में अगर ये पैच वर्क नहीं कर सके तो यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? कहां है आपका वो K4? यही सारी चीज ये है कि पीटीआई को तो काम करना नहीं आया, उनके पास सीटें आ गई, उनके MNAs को तजर्बा नहीं था और एक बार नहीं कई दफा ये सामने आई। लेकिन हम इस वक्त जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है इजलास, इससे आपको क्या उम्मीद है? पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीटीआई मिलकर ये कराची का मसला हल कर लेंगे? तीनों से कोई उम्मीद नहीं है। जब ये कमेटी, फैसल भाई, जब ये कमेटी बनी थी उस वक्त मैं रिकॉर्ड पे हूं, आपको याद होगा, मैंने कहा था मुझे इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। एक तरफ इनके पूरे एक माफियाई और करप्शन का पूरा सिस्टम है और दूसरी तरफ नाअहलियत है। इसकी बुनियाद पर जाहिर फौज ने इनको बिठाया तो ये बैठ गए, लेकिन कर करा कुछ नहीं रहे। प्रोजेक्ट भी वही चल रहे हैं जो बोर्जवा तबके के प्रोजेक्ट है ना, वो सड़क बन जाएगी, मैं बता दूं, जो DHA को DHA से मिलाती है। हमारे जो मेन शहर है उसके मसले हल नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, और ये कर भी नहीं सकते। पीपल्स पार्टी करना नहीं चाहती और इन दोनों का भी प्रॉब्लम देखिए। KCR जिसको कहते हैं सर्कुलर रेलवे, इस पे ये जाली तरीके से इसका इफ्तिताह करके शेख रशीद चले गए। यार क्यों बेवकूफ बनाते हो? 2005 में इसी ट्रैक के ऊपर इससे ज्यादा ट्रेनें चल चुकी थी। 1999 में जब ये KCR बंद हुआ था तो MQM था और नून लीग की हुकूमत थी विफाक में, और उसके बाद से मुसलसल पीपल्स पार्टी। जब यहां पर हमारी कराची ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बंद हुई थी तो MQM के वजीर ट्रांसपोर्ट थे यहां पर। सबको पता है ये तमाम चीजें जो आप बता रहे हैं, आप बार बार बताते हैं, सबके सामने दोबारा चीज आ जाती है। हर 2-4 हफ्तों के बाद मैं भी प्रोग्राम करता हूं कराची के मसलों के ऊपर, इसी तरह से बयान होता है, इसी तरह से गुफ्तगू होती है, रिजल्ट नहीं निकलता। ना इमरान खान साहब इंसाफ कर रहे हैं, ना बिलावल जरदारी इंसाफ कर रहे हैं, ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तरह फॉलो कर रही है, ना कोई उस तरह से काम ही नहीं कर रहा। कराची को अपनी असल की तरफ लौटना होगा। देखें, मैं दावा नहीं कर रहा, जमात इस्लामी ने परफॉर्म किया है 3 दफा हमारी तरफ दौड़ना, मतलब क्या उसको कैपिटल फेडरल टेरिटरी की तरफ जाना पड़ेगा? क्या कह रहे हैं? नहीं, वो तो एक अलग मौजू है। मैं तो कह रहा हूं कराची के लोगों को भी अब ये समझना होगा कि इन लोगों के धोखे में ना आए। अब देखें, जमात इस्लामी इसकी गली मोहल्लों से वाकिफ है, हम इन्हीं आबादियों के अंदर रहते बसते हैं। जब नेमतुल्लाह खान साहब मेयर बने थे तो यही सब सिचुएशन थी, सबने मिलकर काम, पूरी पार्टी ने काम किया। ये एक आदमी काम नहीं करता है, तजर्बा मुल्क में करके देख रहे हैं कि हर एक चीजें जो है अपने वजीरों पे मलबा भी डालते रहो और कौम बहुत ईमानदार है और बड़ा बहुत शुक्रिया। एक पार्टी काम करती है जो आप इस्लामी को कराची वाले एक दफा फिर आजमाएं, जमात इस्लामी कराची को तब्दील करेगी। बड़े मसाइल हैं कराची के, हल हो रहे नहीं हो रहे, लेकिन पूरे पाकिस्तान वालों का एक ख्वाब है। वो ख्वाब एक ऐसा खेल है जिससे बड़े वाबस्ता रहते हैं क्रिकेट के साथ।
क्रिकेट के साथ हो क्या रहा है, पीसीबी क्या कर रही है, क्या परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की रही है और अब जो होने जा रहा है। वसीम बाकरी साहब मेरे साथ मौजूद है, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट स्पोर्ट्स के। वसीम, एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये चीफ सेलेक्टर जिनको मुकर्रर किया गया है मोहम्मद वसीम, ये अपने क्रिकेट करियर के अंदर पाकिस्तान में किस क्वालिटी के प्लेयर थे, ए बी सी किस कैटेगरी के थे, और इनके आने से पाकिस्तान की जो टीम सेलेक्ट होगी वो किस कैटेगरी की होगी? देखिए फैसल साहब, बड़ा सिंपल सा आंसर है कि वसीम खान को, मोहम्मद वसीम को पीसीबी ने अपॉइंट ही इसलिए किया, ऐसा बंदा ही इसलिए चुना जो बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाद में उसको कुर्बानी का बकरा बना सके। और वसीम ने जो कल पाकिस्तान की 20 रुकनी टीम मुंतखब की है साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, फैसल साहब आप खुद एक अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, क्या किसी टेस्ट स्क्वाड में 9 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो जिनको टेस्ट कैप ही ना मिली हुई हो? तो आप कितना एक पैनिक हो गए। और वसीम, यही बात मैं आपसे सुनना चाह रहा था। मैं ये चाह रहा हूं सिंपल सा कि अगर एक क्रिकेट टीम जो कि पाकिस्तान हमेशा पहले दूसरे तीसरे नंबर पर रही है, अब वो लास्ट नंबर्स में आती है, आप अगर सिलेक्शन टीम का चेयरमैन पीसीबी ऐसे बंदे को बनाए जिसको लोग जानते ही ना हो, जिसने अच्छी क्रिकेट ही ना खेली हो, जिसको क्रिकेट का साइंस ही ना पता हो, जिसमें एग्रेशन ही ना हो, उस टीम का चीफ सेलेक्टर ये होगा तो टीम तो फिर ऐसे ही बननी है। ये पीसीबी में हो क्या रहा है और पीसीबी चला कौन रहा है? इमरान खान वजीर आजम है, पीसीबी कौन चला रहा है? देखिए, इससे पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं। ये वसीम अकरम जो है वो पीसीबी और इमरान खान के दरमियान में ब्रिज का रोल प्ले करते हैं और वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स होती है। सवाल ये खड़ा होता है कि वसीम अकरम तो पाकिस्तान के सुपरस्टार, गोल्डन सुपरस्टार रहे हैं, वो ऐसी सिलेक्शन टीम, ऐसा नेटवर्क क्यों बनाएंगे जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो, पाकिस्तान में क्रिकेट आगे ना बढ़े, जिसमें टीम अच्छी ना बढ़े, जिसमें चीफ सेलेक्टर एवरेज प्लेयर को बना दिया जाए? वसीम अकरम क्यों चाहेंगे ऐसा? देखिए, वसीम अकरम ने कुछ नाम जो शॉर्ट लिस्ट हो रहे होते हैं, आपने अवेलेबल लॉट को देखना होता है, उसी में से लोग पिक करने होते हैं। उसके बाद फिर पिक एंड चूज होती है। वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान है और उनके साथ एहसान मानी है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त और आपका इशारा बिल्कुल ठीक है, एवरेज लोगों का इंतखाब करना। और ये बात शोएब अख्तर ने भी कल परसों अपने प्रोग्राम में बोली थी और उस पर पीसीबी वाले उससे नाराज हुए थे। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त जो लोग चला रहे हैं वो लोग अपनी करने के लिए चला रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान हॉकी के अंदर 4 वर्ल्ड कप और 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल क्यों जीता था? क्योंकि उस वक्त एयर मार्शल नूर खान थे, पाकिस्तान हॉकी को चलाते थे। और नूर खान इस वक्त आपके ख्याल में मेरिट पर, वसीम बाकरी आप बहुत सालों से क्रिकेट को देख रहे हैं, पीसीबी के मामला को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, आपके ख्याल में मेरिट पर चीफ सेलेक्टर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कौन होना चाहिए? देखिए, मेरा अगर जाती ख्याल है कि मेरिट के ऊपर पाकिस्तान का जो चीफ सेलेक्टर है वो मिसबा ही बनते थे, क्योंकि मिसबा पंजाब यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे तो उन्होंने अपनी एमबीए की डिग्री मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान के लिए जाके खेला था। तो मिसबा को हेड कोच की जॉब सूट नहीं करती है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम बाकरी। मौजू बहुत टिपिकल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सही प्रफरा, रिजल्ट बुरे हैं, मोहम्मद वसीम को बना दिया है चीफ सेलेक्टर। वो अपने क्रिकेट करियर के अंदर भी बहुत एवरेज प्लेयर थे, वो कैसे अच्छे प्लेयर्स टीम में लाएंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इमरान खान वज़ीर आज़म है, क्रिकेट का बहुत बुरा हाल हो रहा है। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।